अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। आज का हमारा टॉपिक एक्जिमा है। एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा में छोटी मोटी फुंसियाँ बहुत बड़ी तादाद में पैदा हो जाती हैं और उनमें शिद्दत की ख़ारिश और दर्द होती है। नाज़रीन, जो प्रोग्राम एक्जिमा के ऊपर है ये हम स्किन डिजीज़ के हवाले से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम ये कसरुल हिकमत चैनल पर मुख्तलिफ लेक्चर्स हम डालते हैं और इनका बुनियादी मकसद ये है कि पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। हमारी इस सीरीज़ का नाम भी अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी है। आप हमारी प्लेलिस्ट से मज़ीद जो डिजीज़ के ऊपर जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए उनको चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, इनको रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि अपने होम्योपैथिक और हकीम साथियों की जो पैथोलॉजी के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। उसके अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ इस क्योंकि अब देखें, पंजाब हेल्थ केयर एक्टिव है, वो हमसे रिक्वायर ये नहीं, वो डिमांड करता है कि हम अपनी जो है एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन है उसको बढ़ाएं। उसको बढ़ाने का सबसे आसान तरीकाकार यही है कि हम एक दूसरे को से सीखें और सिखाएं। तो इसको बुनियादी तौर पर करने का मकसद यही है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं एक्जिमा के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक्जिमा में छोटी मोटी फुंसियाँ पैदा होती हैं और उनमें शिद्दत की ख़ारिश और दर्द होती है। ये जो मर्ज़ है ये ज़्यादातर सख्त सर्दी या सख्त गर्मी और आम जिस्मानी कमज़ोरी और हाजमे के नक्स की वजह से होता है। बाज़ जो जल्दी अमराज भी इसका सबब होते हैं। जोड़ों की बीमारियों की वजह से भी ये मर्ज़ हो सकता है। बच्चों के पेट के कीड़े या दांत निकालने के ज़माने में मर्ज़ हो सकता है। मर्ज़ बाज़ औक़ात जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब कुछ लोगों में ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और उनके फैमिलीज़ में भी ये ख़ारिश होती है, तो वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ है। नौजवानों में कसरत काम यानी बहुत ज़्यादा काम करना, वर्क एबिलिटी जो होती है, और फ़िक्र अंदेशा, डिप्रेशन वगैरह जो है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर जो ये एक्जिमा पैदा होता है वो ग़िज़ा की बदपरहेज़ी की वजह से भी होता है। यानी जो लोग बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी के साथ खाना खाते हैं उनमें ये मसला पैदा हो जाता है। इस मर्ज़ में छोटी छोटी फुंसियाँ बहुत तादाद में पैदा हो जाती हैं। इनमें शिद्दत की ख़ारिश और जलनदार दर्दें होती हैं। मकाम माऊफ जो है, यानी जिस जगह पर एक्जिमा पैदा होता है बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है। तीसरे चौथे रोज़ इन फुंसियों में रतूबत भर जाती है और फट कर ये रतूबत बहुत और खुरंड के जम जाती है। इन खुरंडों के नीचे एक पतली रतूबत पानी की तरह पैदा होती है। ये मर्ज़ सर पर बहुत होता है, बाज़ का चेहरे पर भी हो जाता है। एक्जिमा को अगर हम देखना चाहें तो पेशेंट्स को इसके लिए नेट के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अवेलेबल हैं। और अब क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, एकदम सर्दी आई है, तो हमें बहुत सारे पेशेंट इस तरह के नज़र भी आ जाएंगे। हमें उनको डिटेल के साथ देखना और समझना चाहिए। अगर हम ग्लास का भी इस्तेमाल करना चाहें इसको डिटेक्ट करने के लिए तो हमें वो करना चाहिए। अगर हम इसके डायग्नोसिस के हवाले से बात करें तो खून का इम्तहान इसमें करवाया जाता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल। इसके अलावा खुरन का इम्तहान बायोप्सी के ज़रिए कराया जाता है। पेशाब का इम्तहान कराया जाता है। उसके अंदर भी देखते हैं कि क्या इश्यूज़ डेवलप हो रहे हैं। खून के टेस्ट में सिनोफिल्स की तादाद काफ़ी बड़ी होती है और कई केसों में जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। रेमेडीज़ के हवाले से बात करेंगे तो एक्जिमा के अंदर इस मर्ज़ को बाहर निकालने के लिए सल्फ़र बहुत ही शानदार दवाई के तौर पर काम हो सकती है। सल्फ़र की जो गाइडिंग सिम्टम है वो शदीद ख़ारिश होती है। एक बात याद रखिएगा कि सल्फ़र के पेशेंट की जल्द हमेशा बहुत खुश्क होती है और एक्जिमा भी खुश्क होता है और नॉर्मली पेशेंट को रात को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर खुजली के साथ जलन, मरीज़ सख्त दर्द महसूस करे और मुज़मिन किस्म के एक्जिमा में ये दवाई बहुत मुफीद रहती है। नाज़रीन, एक जो पेशेंट हम लगातार आपसे बात करें कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें जल्दी अमराज खून की ख़राबी से होते हैं, तो उनके लिए एक दवाई बहुत ही शानदार हाइड्रोकोटाइल। ये खुश्क और तर एक्जिमा के लिए बहुत मौजूद है, जबकि मर्ज़ बहुत पुराना। नाज़रीन, हमने पहले आपसे बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडी की, तो ग्रेफाइटस की जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आसपास काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है तो उसके एक्जिमा के लिए ग्रेफाइटस आप लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, एक दवाई है एगैरेकस मैस्करस। इसके अंदर मैस्करिन नामी एक कंपाउंड पाया जाता है जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है और जिसकी वजह से बहुत ही इफ़ेक्टिव एलर्जी की मेडिसिन बन जाती है। इसके अंदर जलन, ख़ारिश और सुई चुभने जैसा एक्जिमा होता है। जल्द में गहरी और छोटी छोटी गांठें होती हैं। जाड़े के मौसम में बढ़ने वाला एक्जिमा इस दवाई से ठीक हो जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और दवाई अगर ईचिंग के साथ ही एक्जिमा हो तो उसमें एपिस मेलिफिका एक बहुत शानदार दवाई हो सकती है। एपिस मेलिफिका में एक्चुअली जो ना लाल चकते वाले दाने बनते हैं,
ये जो दाने होते हैं काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इनके साथ सूजन होती है और जलन भी पाई जाती है। दाने चेहरे, होंठ, कान, नाक, गले और पाँव पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारी मेडिसिन और भी हैं जो इस एक्जिमा के मर्ज़ में पैदा की जा सकती हैं, इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। ख़ारिश की शिद्दत और कमी बेशी के एतबार से नॉर्मली अगर शदीद कब्ज़ हो तो इसमें नेट्रमी और बहुत अच्छा काम कर सकता है। नाज़रीन इसके अलावा अगर कब्ज़ की शिद्दत हो, बेचैनी हो, तो हमारे पास और बहुत सारी मेडिसिन जिनको इस्तेमाल करवाना चाहिए। याद रखिएगा, एक्जिमा के पेशेंट को अगर आप कैलकुलेट कर मेडिसिन इस्तेमाल करवाना शुरू करें तो उसके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार होंगे। अगर आप इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो गए तो आपके पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे और बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब मामला बनेगा, क्योंकि एक्जिमा फैलता भी है और एक्जिमा जल्दी से तकालीफ को रफ़ा भी नहीं होने देता। एक्जिमा का जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कसम पुरसी की कंडीशन में होता है, उसके साथ सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। एक्जिमा के पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बहस कीजिए वो कीजिए उसके परहेज़ के ऊपर। अगर आपने इसको डाइट प्लान को फॉलो करने पर मजबूर कर दिया तो यकीन रखिएगा कि वह पूरा मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। नाज़रीन इसमें एक दवाई एपिस मेलिफिका भी इस्तेमाल हो सकती है जिसमें लाल चकत्ते होते हैं, ये हमने पहले भी अर्ज़ की। इसके अलावा अगर हम कंपाउंड इस्तेमाल करना चाहें तो कंपाउंड नॉर्मली एंटी जो है मियाज़मेटिक दवाई या इंटरकरेंट रेमेडी जो हमने पहले अब पिछले लेक्चर में आपको समझाया है, वो इस्तेमाल करवाने के बाद कंपाउंड इस्तेमाल करवाना चाहिए ताकि पेशेंट बहुत जल्दी रिलीफ हो सके। तो इसमें नॉर्मली एंड इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर सल्फ़र या सोराइनम इस्तेमाल की जाती है, और कंपाउंड में भी सोराइनम, ग्रेफाइटस और मेज़ेरियम आप पेशेंट को दें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। नाज़रीन आपको उम्मीद है ये पोस्ट पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हम अपने काम को मज़ीद इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।